चलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका एक बहुत यूनिक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स में है और कुछ स्टूडेंट्स को नेम के लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका नाम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी होता है और इसका नाम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और इनफेक्ट जो आपने अभी तक स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, फिर आपने 5 स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ा। एक टॉपिक और होता है आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो आपको नहीं पढ़ाया गया था क्योंकि वो सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या है, आपको उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन बनाई जाती है। तो एग्जैक्टली जो उसका यूज़ है वो कहाँ यूज़ किया जाता है वो आपको आज सीखना है इस चैप्टर में। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट आती है जो आपने 9th में सीखी थी रैशनलाइजेशन से रिलेटेड, थोड़ा पार्ट वो वाला आएगा और बाकी आपको एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ का इसमें बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई टार बनाया और वो टेढ़ा बन गया। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, जो भी डिस्टेंसेस लेंगे वो प्रॉपर लेंगे, मतलब एक अच्छा सा डायग्राम होना चाहिए। क्योंकि डायग्राम अगर आपको क्लियर है, ऐसा कहा जाता है इस चैप्टर के लिए कि अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो आगे सॉल्यूशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, इस चैप्टर में जो मेजर रोल प्ले करता है वो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से सिर्फ एक है, दैट इज tan। कौन सा है बच्चों? tan। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो P अपॉन B क्या होता है बच्चों? P अपॉन B इज tan। तो बात समझ में आ गई। तो मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो tan पे ही बेस्ड होंगे या कॉट पे बेस्ड होंगे, बट फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जैसे अगर एक लेडर का एग्जाम्पल है तो लेटर ऐसे आएगी, तो अगर लेटर की हाइट निकालनी है और मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है देन वी यूज साइन। ठीक है, और अगर कभी कोई कॉस वाला केस भी आ सकता है, ठीक है, कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ये पता लगाना है कि लेटर जो है वो वॉल से कितनी डिस्टेंस पे, तब आप क्या यूज़ करोगे? कॉस। मतलब टोटल लॉजिकल चैप्टर है, जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं उसी को आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो अच्छा एक और एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे काइट वाला एग्जाम्पल है। काइट कैसे जाती है? ऐसे आती है। कभी काइट ऐसे देखिए उड़ाते हुए? नहीं, हमेशा कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल, इस साइड के हॉरिजॉन्टली नहीं, सॉरी ऑब्लिकली होती है। ठीक है, तो वहां पर भी हमारा एच का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो जिस भी क्वेश्चन में जिस भी जगह पर एच का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वहां पर आपको साइन या कॉस की भी जरूरत पड़ सकती है, बट मोस्टली क्वेश्चंस में क्या यूज होगा? 10। तो बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका। सबसे पहले आपको हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में 2 चीजें मेन होती हैं जिनका हमको यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोगों को। बेटा देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 चीजें मेन होती हैं। इसको मैं शॉर्ट में AOE बोलता हूं और इसको मैं शॉर्ट में AOD बोलता हूं। मतलब ऐसा कोई टर्म डिफाइंड नहीं है बुक्स में कि AOE और AOD कुछ होता है, ये बस अपनी बनाई हुई है शॉर्टकट्स कि इतना लंबा कौन बोले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने शॉर्ट में लिख दिया AOE और DOE। अब दोनों का मतलब क्या है? शायद नाम आपने पहली बार सुने होंगे, एलिवेशन नाम भी शायद पहली बार सुना है और डिप्रेशन नाम सुना तो है बट अलग फॉर्म में सुना होगा कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मेरे पेपर आ गए हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं डिप्रेस्ड हूँ या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो ये वर्ड आप सुनते हो। बट यहाँ पर इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका सर्विस एरियन वॉल्यूम में भी वर्ड यूज होता है डिप्रेशन। ठीक है, बट इस डिप्रेशन को आप उस वाले डिप्रेशन से कनेक्ट मत करिएगा, दिस इज टोटली डिफरेंट। तो मतलब क्या है दोनों का? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आराम से समझ में आने वाली बात है। जैसे सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग समझ लो आप। ठीक है बच्चों, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर मैं यहां पर हूं, ग्राउंड लेवल पे हूं, दिस इज ग्राउंड लेवल, राइट बच्चों, और ये हमारा एक टार है या फिर एक बिल्डिंग है, कुछ भी है। ठीक है, और मैं इस बिल्डिंग को यहां से यहां देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज AOE। मतलब समझने की बात यह है कि जो एंगल ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ बनाया जाता है,
ठीक है, आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हो, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, अगर आप कोई भी चीज नीचे से ऊपर देख रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि आप यहां खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, एरोप्लेन जा रहा है। अब बिल्डिंग की जगह सपोज करो मैंने कोई एक एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, या मैंने कोई काइट बना दी, ठीक है, काइट बना दी, या फिर मैंने फ्लैग बना दिया एक, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आप ऊपर देखते हो नहीं देखते हो, देखते हो ना। तो इन सारे केसेस में आप जब ऊपर देखते हो तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब दूसरा टर्म क्या आता है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसका उल्टा कर देंगे हम। अब हम कोई चीज अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और कभी कभी हम ऊपर से भी तो नीचे देखते हैं। हम अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे कोई जा रहा है, कार जा रही है, कोई एक्टिवा जा रही है, या कोई भी जा रहा है, तो हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये एक लाइट हाउस है, आपने देखा होगा कि जैसे एयरफोर्स है हमारे बरेली में, देखा है सबने एयरफोर्स बरेली का, सबने देखा है ना। तो ये जो बरेली का एयरफोर्स है, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जहां पे इसका गेट है, गेट के पास ही ना एक जगह बनी हुई है जहां पर एक पर्सन बैठा रहता है, 24 घंटे उसकी ड्यूटी होती है, ठीक है। वो वहां से नीचे ऑब्जर्व करता रहता है कि बाहर मेन रोड पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि ये जो एयरफोर्स है हमारा, इंडियन एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये हमारे बरेली में, और इसका बहुत मेजर रोल है। तो इसीलिए इसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहती है हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट हाउस में एक बंदा हमेशा बैठा रहता है जो ऑब्जर्व करता है कि सामने से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, किसकी एंट्री हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, राइट। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व की जाती है बच्चों, तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बट होता क्या है, जैसे कि हमने ज्योमेट्री पढ़ी है, हमने मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने सीखा है कि अगर ये पैरेलल लाइन है, क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन है, तो यही एंगल ऑफ डिप्रेशन दोबारा ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से यहां पहुंच जाता है। तो हमें डायग्राम्स में शो तो करना पड़ता है एंगल ऑफ डिप्रेशन को, बट ये दोबारा से यहां पहुंच जाता है। अगली बात समझ में आप सबको, तो ये क्या होता है, दोबारा से यहां पर आ जाता है। इसीलिए ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है, बट समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज वो कह रहा है दैट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द शिप्स या कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 20 मीटर हाई, तो आपको ये चीज वहां पर शो करनी पड़ेगी। अगली बात समझ में, तो आपको डिप्रेशन शो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबके। तो ये हो गया बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसमें ऑल्टरनेट होके दोबारा यहां पहुंच जाता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मोटा मोटा दो ही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा वही सारी अपनी पुरानी चीजें हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है साइन के बारे में बच्चों, मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजों के बीच में रिलेशन होगी, एंगल्स और साइड्स के बीच में। वही चीजें हमें यहां पर डिस्कस करनी है, दैट साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और बेटा टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक है। तो इन तीन चीजों का मेजरली यूज आपको करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा 5 स्टैंडर्ड एंगल्स भी हैं हमारे, ठीक है। अब 5 स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं वो तो अभी मैं पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो आपको आते ही होंगे। बस मैं बता देता हूं कि 0 डिग्री का यूज नहीं होगा यहां पर, 30 डिग्री का बहुत यूज होगा, 45 डिग्री का भी बहुत यूज होगा, और 60 डिग्री का भी यूज होगा। तो इन तीनों के जो एंगल्स हैं, मतलब साइन 30, कॉस 30, टेन 30, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, ठीक है, साइन 60, कॉस 60 और टेन 60, इनका यूज यहां पर होना है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री पे, ठीक है, ये आपको सपोज करो 10 मीटर की एक हाइट दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, आपने इसे एक्सलेट कर लिया, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, बोला था ना मैंने भी, कितना बोला था ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपने ये तो सोच लिया कि बेटा ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। आप यहां पर क्या अप्लाई कर दोगे, आप यहां पर अप्लाई करोगे 1060 डिग्री, ठीक है। आपने P अपॉन बी कर दिया, 1060 की वैल्यू याद होनी चाहिए √3। अब अगर यहां अटक गए तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बेसिक चीजें हैं बेटा वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर बेसिक चीजें क्लियर हैं तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। बेस्ट पार्ट यह है कि एक आध क्वेश्चन हो सकता है MCQ में आ जाए या 1 मार्क में आ जाए, बाकी इसका मेजरली जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा लॉन्ग में ही मिलेगा, और लॉन्ग इज ऑफ 5 मार्क्स। तो बड़ा स्कोरिंग है ये, हाफ ईयरलीज में इट विल हेल्प यू अ लॉट,
आप इस चैप्टर को पढ़ के अपने हाफ वेलीज में फुल मार्क्स ला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का। किसी को कोई डाउट पूछना है यहाँ पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही हो जो समझ में ना आई हो? एलिवेशन क्लियर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया सबको, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा कोई डिस्कशन की नीड ही नहीं है यहाँ पे, टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आर डी शर्मा को कवर अप कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं, हम पहले आज कोशिश करेंगे लगभग 30 क्वेश्चंस करने की, और ये सारे के सारे हमारे वार्म अप और बेसिक क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे करके जब हमारा इसके ऊपर अच्छा होल्ड बन जाएगा, कमांड आ जाएगा, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो जाएगी, डायग्राम्स बनाने में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, देन वी विल गो विद हॉट क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम फिर बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, सॉल्यूशन हम इसका डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपसे। भी क्या कहना चाह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, जरा फोकस करिए पॉइंट्स पे। कहते हैं अ टार इज 100 मीटर हाई। देखो आपको पता है क्या है, यहाँ पे पहली चीज जो बहुत ध्यान रखनी है, जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन को बहुत बहुत मतलब ब्रेक कर करके पढ़ना है। आपको रीडिंग नहीं करनी है जस्ट लाइक अ न्यूज। ठीक है, न्यूज की तरह रीडिंग नहीं करनी है, आपको ब्रेक करना है इस क्वेश्चन को, स्लो पढ़ना है और माइंड में एक इमेज खुद पहले बनानी है। आप देखो कोई भी इमेज बनाते हो, जब कोई आप आर्ट बनाते हो, कुछ भी करते हो, पहले आप उसे सोचते हो। ऐसा थोड़ा है कि आपने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, है ना बेटा। पहले आप सोचते हो कि मैं आज ये चीज़ बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा। हर चीज़ को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप पहले सोचोगे कि मुझे करना क्या है। अ टार इज 100√3 मीटर हाई, मतलब ये ऑब्वियसली एक हाइट हो गई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक एंगल पूछा है ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। तो मुझे ये बात समझ में आई यहां पर बच्चों कि एक ट्राइंगल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मेजर रोल किस चीज का है, डायग्राम का। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम यहां पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने एक पहले टार बनाया और एक ये डिस्टेंस ले ली। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखा कि यहां पर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने उसको लेट कर लिया कि एंगल कितना होगा, थीटा, और डिस्टेंस है 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। टार ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल थीटा होगा, एंड दिस इज 100 मीटर हाई, और सॉरी 100 मीटर एट द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट, एंड दिस इज 100√3 मीटर हाई। तो बच्चों सबसे पहले बेसिक सा स्टेप है कि आपको एक ऐसे डायग्राम बनाना है और उसके डायमेंशंस को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेमिंग करेंगे ए बी सी। ठीक है, नेमिंग करने के बाद जब आपका डायग्राम बिल्कुल क्लियर बन जाएगा, तब आप यहां पर इसको एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने लेट करा कि आपने एंगल कौन सा लिया है, ए सी बी। कौन सा एंगल लिया है बच्चों, ए सी बी थीटा। ठीक है, ये आपका थीटा डिग्री हो गया, मतलब थीटा हो गया ये। ठीक है, और ए बी आपने क्या लिया है बच्चों, 100√3 मीटर आपकी हाइट हो गई ए बी, और बी सी कितना है बच्चों, 100 मीटर। एनी डाउट? अब ये मुझे सोचना है। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है, मुझे साइन यूज करना है, मुझे टेन यूज करना है, या मुझे कॉस यूज करना है। साइन कॉस टेन, सूरज चांद तारे, यही तीन चीजें चलेंगी इस चैप्टर में। या तो साइन होगा, या कॉस होगा, या फिर टेन होगा, इन तीनों में से कोई एक चीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हाइट और बेस की बात हो रही है ना, तो टेन यूज करना है। मतलब आपको इसमें अब कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप खुद मुझे बताओगे सर टेन लगाओ, सर साइन लगाओ, सर कॉस लगाओ, कॉन्फिडेंटली आप मुझे बताओगे, आप खुद कहोगे सर यहाँ पे टेन लगाना है। ठीक है, आप कहीं नहीं अटकोगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक पीछे का क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन, देखो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज़ हम ऐसे शॉर्टकट में भी कर सकते थे, क्योंकि अगर हमें जल्दी है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, हमें टीचर को, हमें जो हमारी नोटबुक को चेक करेगा, हमें उसे बताना है कि हमारा क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, हम एक एक चीज़ प्रॉपर लिखेंगे, बट सारे क्वेश्चंस में नहीं लिख पाएंगे। ये स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस तक मैं आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं भी शॉर्टकट फॉलो करूंगा, बिकॉज आई हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चंस। बट आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में करोगे वो शायद एक ही होगा, है ना। टेस्ट में, एग्जाम में, हाफ ईयरली में, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में एक ही क्वेश्चन होगा। आप जम के प्रेजेंटेशन करना, एक एक चीज नीट एंड क्लीन, प्रॉपर मेंशन, टीचर को देख के बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाए खुशी के, है ना, कि उसे इतना अच्छा लगे सोल्यूशन कि वो कह रहे नहीं यार वंडरफुल वर्क। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग आनी चाहिए हमारी नोटबुक देख के। यहां पर हमने बेटा ए बी की जगह क्या लिखा,
100√3/100, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया √3। आपने स्टैंडर्ड एंगल में ऐसा कुछ देखा था, याद आ रहा है आप लोगों को? tan थीटा इक्वल टू √3, है ना, याद आया? तो √3 कब होता है tan थीटा? क्या बात है, बहुत बढ़िया बोला आपने, tan 60 पे होता है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया सबके? तो था क्वेश्चन बहुत आसान, एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि जैसे यही क्वेश्चन आता और इसमें ऑप्शन क्या आया था? ए बी सी डी, ठीक है। ये एक दे देते आपको 30 डिग्री, एक दे देते आपको 40 डिग्री, एक दे दिया आपको 60 डिग्री, और एक आपको कुछ भी दे दे 90 डिग्री। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाओगे? 60 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, राइट? एनी डाउट? क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन सबको? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? अच्छा, फिर से यही आ गया, पर ये हमारा ओके हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। फिर से टॉप ऑफ द टावर की बात की जा रही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पकड़ने वाली चीजें होती हैं कि क्या कहना चाह रहा है, 30 मीटर अवे, और एंगल कितना दे रहा है बच्चों? 30 डिग्री दे रहा है, कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम डायग्राम है, बस इस बार क्या करा कि आपको इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करा, इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको हाइट पूछ ली। हाइट ही पूछी ना, हाइट पूछ लिया आपसे, बेसिक का क्वेश्चन है। अगर किसी के स्कूल में किसी के पास अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक इज बेसिक, बेसिक बात है, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो बेटा इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन में एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। एंगल कितना दे रखा है इस बार? 30 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल ठीक। और बच्चों बेस कितना है? 30। बेस कितना है? 30। पूछा क्या है? हाइट। लेट कर ली, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी इक्वल टू एच मीटर्स, एंड बी सी कितना हो गया? 30 मीटर, और ए सी बी कितना हो गया? 30 डिग्री। अब ट्रायंगल का नाम ए बी सी, और क्या आ जाएगा बच्चों? tan 30 डिग्री। है कोई डाउट? tan 30 क्या आ गया? ए बी अपॉन बी सी। क्या आ गया बच्चों? ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना हो गया? h, और बी सी कितना हो गया? 30। tan 30 कितना आ गया? 1/√3 h अपॉन 30। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके पता है क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेप क्लियर हो गया तो हम दूसरा स्टेप भी क्लियर कर सकते हैं। लेवल है ये, ठीक है? तो अब देखो जरा यहां पर, ये जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। 30/√3 मीटर्स, ठीक है? कुछ बच्चे यही आंसर छोड़ देते हैं, 30/√3 मीटर्स। बट मेरा कहना क्या है बच्चों कि आप सबने सीखा है, आप सबने ये सीखा है कि कभी भी अगर आपका √3 डिनोमिनेटर में है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे आंसर नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे? आप हमेशा इसे रेशनलाइज करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो 30√3 अपॉन कितना आ जाएगा? 3। ये कट के आ जाएगा 10/√3 मीटर्स। अब एनसीईआरटी बुक की अगर मैं बात करूं तो ये आंसर वैलिड है। मतलब एनसीईआरटी बुक से जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि आंसर्स √3 में आ रहे हैं, रूट में आंसर आ रहे हैं, और वो सही होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। बट बच्चों अगर मेरी सोच से बात करो तो चैप्टर का नाम क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगर मैं किसी को अपनी हाइट बताऊं, अगर सपोज करो मैं अपनी हाइट किसी को बताऊं और रूट में बताऊं, तो वो क्या बोलेगा? आप खुद सोचो, आपसे कोई हाइट पूछे, आप बताओगे भाई 165 सेंटीमीटर, या अब मैं उसे बोलो नहीं मेरी हाइट जो है वो 3√2 है, वो कहेगा भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, मैं क्या करूं, √2 मुझे पता ही नहीं कैसे मैनेज होगा। तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस ही बतानी चाहिए। बट अगर आपको अलाउ है, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अलाउ है आपके स्कूल में तो आप लिख सकते हो। बट एक्चुअली अगर हम बात करें, जब आप आगे जाके ये चैप्टर को और डिटेल में पढ़ोगे इन योर सीनियर क्लासेस, ये बेसिकली जो बच्चे आर्किटेक्चर करते हैं उनके में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे डायमेंशंस को डील करना होता है। तो वहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कस करते हो। अभी तो हम रूट में छोड़ रहे हैं, ठीक है, बट पॉइंट टू पॉइंट भी डिस्कस करते हो। इसको हम कर सकते हैं 10732 मीटर मल्टीप्लाई होके 17.32 मीटर, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, बात सही है बिल्कुल? बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चंस बड़े इजी थे, आराम से हमें समझ में आ गए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा यही आएगा, ये ओके हो गया है। ऐसा हमने इसलिए करा है कि अगर कोई क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने को मिले। पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो ये ऐसे ही एक ही पेज में सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग, अच्छा जी काइट आ गई, चलो सीजन भी चल रहा है आजकल काइट का, है ना भाई। रक्षाबंधन पे काइट उड़ाई जाती है, मैंने सुना है। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, इन तीनों फेस्टिवल्स पे काइट उड़ाना एक रिचुअल है और बरेली में भी बहुत फेमस है ये। पता है आप लोगों को ये बात? नहीं पता? अब तो नहीं कोई उड़ाता होगा, उड़ाता है कोई? कोई नहीं। अब कहाँ टाइम है, अब तो बाकी चीज़ें उड़ा रहे हो आजकल। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। अब हाइट है काइट की, ये काइट की क्या है? हाइट है। जैसे हाइट होती है किसी भी चीज़ की, वो दे रखी है। ठीक है, पहले काइट बनाते हैं। ठीक है, ये काइट हो गई। इस काइट को हमने ये ऐसे ही उड़ाया जाएगा। सबको पता है कि काइट जो है ऐसे नहीं उड़ेगी। काइट कैसे उड़ेगी? ऐसे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग जो है इसका ऐसे ही आएगा, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं काइट का। और इसकी हाइट ये है बच्चों, ये 90 हो गया। ठीक है, बोल रहे हैं हाइट इज 60 मीटर, हमने यहां पे 60 मीटर हाइट ले ली। अबव द ग्राउंड एंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पे हमने टाई कर दिया है, टेम्परेली टाई कर दिया एक पॉइंट पे ऑन द ग्राउंड। एंड द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इतना स्लो पढ़ो, इतना स्लो पढ़ो कि एक बार में ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाए आप सबको। ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई स्लैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। क्या बताना है आपको? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब भाई देखो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, तुम ही बता दो करना क्या है। साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, टेन यूज करना है, तुम ही बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। साइन यूज करना है, पक्की बात। क्यों कर रहे हैं साइन यूज, क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि बेटा ये एच है, ये दे रखा है एच, ये एच है, क्या है ये? परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों? ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला क्या होगा? एच। अब पी और एच की रिलेशन क्या होती है हम सबको पता है। तो पी और एच की रिलेशन क्या होती है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है? पी अपॉन एच। पी कितना हो गया? 60। एच कितना हो गया? एल। साइन 60 कितना होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ √3, 120 अपॉन √3। फिर से √3 डिनोमिनेटर में आ गया, कोई बात नहीं, ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे इसको रेशनलाइज करके। ये कितना आ गया? 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 40। कितना हो गया? 40 √3 मीटर। बात समझ में आ गई? यूनिट जरूर लिखिएगा। और एक अच्छी बात बताता हूं, अच्छी बात सीखते रहा करो। और एक अच्छी बात यह कि यहां पर आंसर ऐसे मत लिखना, दिस इज द आंसर। कुछ बच्चे लिख देते हैं, मैं भी ऐसे ही लिख देता हूं शॉर्टकट में। बट आप क्या करोगे? आप लिखोगे एंड में द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। क्या आ जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। आ रही है बात समझ में सबके? किसी को कोई डाउट? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना साइन 60? अब आप समझ गए, मैंने इंट्रोडक्शन लिखना कर दिया है बंद, क्योंकि टाइम सेव करना है। अगर मैं बार बार ये लिखूं, आप लिख लोगे यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी है ना, क्या लिखेंगे? ए बी सी। एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री, ए बी इज 60 मीटर, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L मीटर्स इन ट्राइंगल ए बी सी, यूज दिस। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिख नहीं सकते हो। छोटे बच्चे हो आप आराम से लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लिखना है, ये बात याद रखनी है, ऐसे शॉर्टकट में करना मत आप। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चैप्टर समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है चैप्टर में? अभी और आएगा मजा, आगे देखो अब क्या आता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ते हैं। 9th में क्या कह रहे हैं? फिर से काइट आ गई। अरे बाबा, इतने सारे क्वेश्चन करवाओगे काइट के? चलो कर लेते हैं, डायग्राम बना के समझ लेते हैं फटाफट। स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। इस बार बच्चों ये मिल गया हमें 100 मीटर। बोलो बेटा। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये एच हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? साइन यूज करना है। फिर से इस बार साइन 60 यूज करना है दोबारा से। तो h अपॉन 100 करके मैं फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा और आराम से मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी? h की। तो आगे बढ़े, हो जाएगा ये क्वेश्चन। बेसिक के हैं इसलिए फटाफट इन्हें हम कर सकते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along a rope stretched from the top of the vertical pole। ये वर्टिकल पोल हो गया। आपने देखा होगा वो डांस नहीं, मतलब वो डांस तो नहीं होता, बैलेंस होता है बेसिकली। इट्स नॉट अ डांस। वो ऐसे लकड़ी का डंडा लेके ऐसे बच्चा जो है एक वो रोप पे करते हुए ऊपर बढ़ता है। दैट इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, बट करते हैं भाई, टैलेंट है लोगों के अंदर, कर लेते हैं लोग, और पैसा सब करवा देता है। देख रहे हो ये माइक,
ये तार पैसा सब करा देता है, ठीक है, टैलेंट ही है ये भी, और क्या। तो फिलहाल यहाँ पर एक बच्चा है हमारा, और ये मेहनती बच्चा जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंगल वेंगल दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई, कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंगल लिख दो जी, 30 डिग्री है, अच्छी बात है, 30 डिग्री का एंगल है, समझ गए आप। यहाँ मैथ समझे आप, नहीं समझे? अगर ये एंगल 60 डिग्री का होता तो इसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है काम। 30 डिग्री के एंगल में आपको फिर भी थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो एक एंगल पे ही चढ़ रहे हो ना आप, ऐसे प्लेन पे तो चल नहीं रहे हो, तो वही सेम चीज़ है। अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो बहुत स्टीप हो जाएगा, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और एक वायर पे कंट्रोल करना इट्स अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लिम्बिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। मेरे हिसाब से तो ये यही चीज पूछना चाह रहे हैं फिर से, बोलिए बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली जब इसे इधर चढ़ के ऊपर पहुंचना है तो यही तो डिस्टेंस होगी, है ना बेटा। और कुछ दे रखा है, हाँ ये भी दिया हुआ, हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। ये कितना हो गया, 12 मीटर। मतलब कह लो कि आप क्वेश्चन का डायग्राम बिल्कुल सेम है, लाइक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, काइट वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट क्या हो गया इस बार, क्या हो गया बच्चों, यहां पर बस कॉन्सेप्ट बदल गया, काइट की जगह आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, सर्कस आर्टिस्ट वाला। तो कर लेंगे, क्या यूज करेंगे यहां पर बच्चों, साइन 30 डिग्री यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू 12 अपॉन एल। एनी डाउट, परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, पता है सबको, कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शायद कुछ नया आना चाहिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एक से हो गए। चलिए 5 हो गया, 6 पे आते हैं। फिर से सर्कस आर्टिस्ट, 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एंड द एंगल ऑफ हाइट दिस इज मेड बाय द ग्राउंड इज 30 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे खुद, इट्स लाइक योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपके मैं नहीं करा रहा हूँ, सोल्यूशन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आपने खुद तो करनी ही है, इट्स लाइक योर होमवर्क, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं अभी, कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ये मत सोचिएगा कि कहाँ से आए कैसे आए, ये प्योर सीक्वेंस है आर डी शर्मा का। एज यू ऑल नो कि हम प्योरली आर डी शर्मा से पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, तो ये प्योर सीक्वेंस है आर डी शर्मा का। बस आज एक सुकून ये है कि मुझे आर डी शर्मा उठा के यहाँ पर क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ रहा है, ना पढ़ना पड़ रहा है, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आर डी शर्मा के हैं, तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ से ले आए सर क्वेश्चन और कहाँ से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कस आर्टिस्ट है क्लिम्बिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole, the angle of height of the pole। वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको इस बार क्या बतानी है बच्चों, हाइट बतानी है। और ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर, एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कर लोगे बेटा, है ना। क्या लगाओगे यहाँ पर, साइन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन आएगा, 7th पकड़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अलग आया। अभी तक आप देख रहे थे कि ऑब्जर्वर की कोई हाइट नहीं दे रखी थी। जैसे हम किसी चीज को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी एक हाइट होती है, तो बेसिकली जितने भी अभी चीजें थी ऐसा था जैसे कि कोई एक चींटी देख रही है विच इज ऑन ग्राउंड लेवल, तो बेसिकली क्या था, वो निगलेक्ट कर रहे थे हाइट को। बट दिस इज द ओनली क्वेश्चन, ओनली तो नहीं, ऐसे और भी होंगे, बट मोस्टली इस क्वेश्चन में और ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आएगा जहां पर हाइट भी गिवन होगी, ठीक है। तो जरा आराम से पढ़िएगा। द एंगल ऑफ the observer 1.5 meter tall is 28 point away from the tar। अब ये टार है बच्चों 28.5 मीटर अवे है। कितना अवे है बच्चों, 28.5, और ये ऑब्जर्वर की हाइट ले लेता हूं मैं 1.5 मीटर। बोलो बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार फ्रॉम हर आई, फ्रॉम हर आई, आई तो ऊपर ही होगी ना, नीचे तो नहीं होगी आई, लॉजिकल है ना। अब कुछ बच्चे अगर ऐसा कर दें तो भैया उन्हें 100 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी, क्योंकि आई कहां होगी, ऊपर। तो दिस इज रॉन्ग, तो हमें ये वाला स्टेप नहीं करना है, यहां से देखना है, ये एंगल फॉर्म करना है। अब जब ऐसे कुछ होगा तो बेटा बेस भी तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो बेस मैंने यहां पर ये ले लिया, राइट। अब बेस में एंगल 45 ये हो गया, इमेजिनरी बेस मान लेते हैं हम इसे, और इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर दिस इज 28.5, दिस इज ऑल्सो 28.5, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री का पूरा पूरा फंडा यूज होगा, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, वो सब चलेगा। एंड इफ इट इज 1.5 तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टार, जरा यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइट ऑफ द टार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, हाइट ऑफ द टार की। ये मैं पूरी हाइट लूंगा एच, कोई डाउट, ये पूरी हाइट हो जाएगी, क्लियर है ये। अब होता क्या है कि एक सिस्टम होता है यहां पर,
सिस्टम, सिस्टम क्या होता है यहाँ पर कि जो एंगल होता है, ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, क्योंकि ये अब आगे बहुत जगह काम में आने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हमारी शायद कुछ मिनट्स में ऑफ होने वाली है बच्चों, हम फौरन इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग फौरन ज्वाइन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास अभी चलती रहेगी 1-1.5 घंटा और, तो आप लोग बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों को? चलिए देखिए बच्चों, यहां पर ये h है, तो होगा क्या कि जैसे अगर एंगल 45 है तो मेरे को 45 के सामने वाली हाइट से मतलब है, मतलब जो 45 के सामने हाइट एक्सपोज्ड हो रही है मुझे सिर्फ उससे मतलब है, पूरी हाइट से कोई मतलब नहीं है। अगर पूरी हाइट h है होने दो, ये 1.5 है होने दो, मेरे को तो मतलब सिर्फ इससे है, A B C D E, मतलब मेरे को मतलब सिर्फ AB से। अब आप मुझे बताओ कि AB क्या होगा? क्या 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 बताइए क्या होगा? Yes, if it is total h, it's total height AC and this is 1.5, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? Yes, h minus 1.5। बात समझ में आ गई? और बेस कितना हो गया? 28.5। क्या यूज होगा? 1045। बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, क्या यूज होगा यहाँ पे? 1045। अब भैया इंट्रोडक्शन दे दोगे, लिख दोगे सारी बातें। इन ट्राइंगल AEB 45 हो गया, AB माइनस करके आ गया, h माइनस 1.5, DE जो है वो BC के इक्वल हो गया 1.5, CD 28.5 हो गया, इतना सब लिख देना, ठीक है। हम सीधा लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? AEB, AEB, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1045। अब 1045 कितना होता है बच्चों? h माइनस 1.5, क्या हो जाएगा? h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 एंड दिस इज 1, सब जानते हैं 1045 क्या होता है? 1। तो h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये इधर आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर्स। तो आप एंड में लिख दोगे हाइट ऑफ द टावर इज, ऐसे आंसर मत छोड़ना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर्स। आगे समझ में बच्चों? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अच्छा लगा? इसमें बस क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दे रखी थी कितनी? 1.5। तो आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ही होगा, मुझे पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। मैं चाहता हूं इसका डायग्राम आप पहले खुद बनाइए, एक बार ट्राई करिए सब लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ट्राई करिए इसका डायग्राम। बहुत ध्यान से इसकी बेसिक चीजें पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन मैंने देखा है 3 मार्क्स में अक्सर आ जाता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राई करिए सारे बच्चों जल्दी से। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। काम की बात यह है कि पोल की हाइट कितनी दे रखी है? पोल की हाइट कितनी दे रखी है? 4 मीटर। तो आपने यहां पर हाइट कितनी ले ली? 4 मीटर। आगे कहता है ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। इसको भी अंडरलाइन कर लो, 1.3 मीटर बिलो द टॉप। अगर यहां पर है ये टॉप तो 1.3 मीटर इसे बिलो आना है, क्योंकि पोल की हाइट ऊपर है बट ऊपर फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इस जगह पर है। तो भाई ऑब्वियसली यहां पर आप करोगे, ठीक है। क्या करेंगे यहां पर? अब हम आगे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज विच इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ये बेसिक वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक स्टूडेंट्स जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स है, उनके लिए बड़ी काम की चीज है। यहां पर अगर देखो भैया पोल अगर आपको रिपेयर इस जगह पे करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रिपेयर इस जगह पे करना है तो जो लेडर है वो भी इसी जगह पे लगाई जाएगी। बोलिए बेटा, लेटर इसी जगह पे लगाई जाएगी या नहीं? पार्टी के ओके। अब क्या पूछा इन्होंने? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर? एल पूछा है आपसे बच्चों, और एंगल कितना दिया हुआ है बच्चों? एंगल कितना दिया है? एंगल दिया है 60 डिग्री। बस यही 2-4-5 चीजें काम की होती हैं, बाकी तो पूरी कहानी होती है,
कहानी पढ़नी होती है, पर हमारे काम की 3-4 चीज़ें हैं। एक तो एंगल, ठीक है, एक या तो हाइट होगी या एल होगा या ए होगा, और क्या फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 3 चीज़ें काम की होती हैं, वही मैंने हाईलाइट करी हैं। 1.3, बस इसमें ये थोड़ा सा अलग था कि टोटल 4 है, ये 1.3 पे रिपेयर करना है। तो अब ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर साइन करना चाहिए। चलो साइन तो कर दूंगा मैं, आपने बोल दिया साइन, वो तो ठीक बोला कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये 90 के सामने हमारा h है, साइन यूज होगा। बट h क्या लूं, हाइट क्या लूं, 4 लूं, 1.3 लूं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाइट क्या लेनी है, 4 माइनस 1.3। क्या लेनी है हाइट, 4 माइनस 1.3 विच इज 2.7 मीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2.7 मीटर। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, साइन 60, क्या ले लेंगे बच्चों, साइन 60 इज इक्वल टू 2.7 मीटर अपॉन एल, और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगी, ये √3/2 हो जाएगा, और आराम से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। आया बच्चों ये क्वेश्चन समझ में? तो ऑलमोस्ट वैसे ही था ये, बस इसमें एक ट्विस्ट क्या आया कि रिपेयरमेंट जो होनी थी, जो रिपेयर होना था पार्ट, वो 1.3 मीटर बिलो था। तो इतना सा तो आपको ट्विस्ट मिलेगा। तो ये बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स में बेसिक वालों को ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम होगा। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन में। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज 45 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। सबसे पहली चीज बेटा से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 3 मार्क्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि मोस्टली टीचर्स ये क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। अब मैंने तो क्वेश्चन बहुत स्पीड में पढ़ लिया, आपको स्लो पढ़ के समझाता हूं और बताता हूं कि इसमें करना है क्या, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो यहां से बेसिकली अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। अब 2 एंगल आ गए हैं इस क्वेश्चन में, पर चीजें एक एक समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। आपको इतनी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, स्लोली रीड करना है और इमेजिन करते हुए चलना है क्या कहना चाह रहा है। फ्रॉम द पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, हमें पता लग गया कि बेस कितना है। अगर ये एक टार है, ये टार अभी ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, और ये 40 मीटर अवे है। कितना दूर है बच्चों, 40 मीटर है। कहता है कि द फुट ऑफ द टार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार इज 30। ये टॉप ऑफ द टार मान लूं मैं से, टॉप ऑफ द टार बोलो बेटा। तो टॉप ऑफ द टार पे हमारा एंगल कितना फॉर्म हुआ, 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम, ठीक बन गया 30 डिग्री। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टार। अब भैया वाटर टैंक भी तो बनाना पड़ेगा, बोलो, टार के ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है, ठीक है। इसका एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ये बना 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, डायग्राम क्लियर हुआ। पहले टार, टार के ऊपर टैंक, टैंक से एंगल कितना बना 45, टार से एंगल कितना बना 30। अब दोनों चीजें पूछना चाह रहा है, हाइट ऑफ द टार, हाइट ऑफ द टार एंड डेप्थ ऑफ द टैंक। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं स्मॉल एच, इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, स्मॉल एच ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच। एनी डाउट, क्लियर है ये बात, ठीक है। और अब क्लियरली विजिबल है, पता चल रहा है कि यहां पर अब tan का ही यूज होना है, क्योंकि अब कोई h की बात नहीं हो रही है। बोलो बच्चों, हो रही है h की कोई बात नहीं हो रही है h की। कंप्लीटली और कंप्लीटली किसका रोल है, tan का, ठीक है। यहां पर दोनों हाइट मेरे लिए अननोन है, बट दोनों एंगल भी तो है मेरे पास 30 है, मेरे पास 45 है, मेरे पास 40 है, और मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, मां चाहिए, क्या चाहिए, tan का यूज करना है बस हमें। यहां पर किसका यूज करना है बच्चों, tan का, कर लेंगे यूज। अब tan का यूज कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें 2 एंगल्स एक साथ आए हैं, अभी तक सारे क्वेश्चंस में एक ही एंगल चलता था, ठीक है। तो 2 एंगल्स जब आते हैं तो सिस्टम ये बन जाता है कि आपको प्रॉपर नेमिंग करनी है, A B C D जो भी नाम आएगा, फिर जिस ट्रायंगल को आप यूज करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 30 डिग्री, ठीक है, तो आपने जैसे, चलो इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D, बस यही है नेमिंग इसकी। और 30 किस में आ रहा है, BCD में आ रहा है। इन ट्राइंगल BCD वी यूज 10-30 डिग्री। क्या यूज करेंगे बच्चों, 10-30। तो 10-30 में क्या आ जाएगा, h/40। कितना आ जाएगा बच्चों, h/40। व्हाट अबाउट 10-30,
1/√3 h अपॉन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 40/√3, फिर वही रेशनलाइज कर दिया, तो 40√3 अपॉन 3 मीटर्स आ गया। बोलो बेटा, आ गया समझ में? आराम से आ गया। 1030 या नहीं आया बताओ? ये समझ में आ गया ना कि 30 के सामने कौन सी हाइट लेनी है? ओनली एंड ओनली h। घबराना मत कि क्या लूं, कंफ्यूज हो जाऊं। 30 के सामने वाली हाइट कौन सी है? h। और 45 के सामने कौन सी हाइट है? कौन बताएगा? इन ट्राइंगल ADC बताओ। वेरी गुड। 45 के सामने कौन सी हाइट आ रही है? ऊपर से लेके नीचे तक। तो क्या हो जाएगा? h प्लस h अपॉन 40। बोलो बेटा, आ गया समझ में? क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? अब 1045 क्या होता है? 1। तो h प्लस h अपॉन 40 इज इक्वल टू h प्लस h। अब होता क्या है बेटा, अगर आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, आपके पास ये h आ चुका है, तो ये h आपका अब यहां से यहां पहुंचाया जाएगा फॉर द वैल्यू फॉर द वैल्यू स्मॉल h भी तो निकालना है। तो इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 40√3 अपॉन 3 प्लस h। ठीक है, बोलो बेटा, ये स्टेप बिल्कुल ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू स्मॉल h। एलसीएम भी ले लोगे आप, 3 आ जाएगा। 120 माइनस 40√3। ठीक है, अब √3 की वैल्यू पुट करोगे, 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 से माइनस करोगे, फिर उसको 3 से डिवाइड करोगे, तब जाके ये सब आएगा। कैलकुलेशन पार्ट मैं यहां पर मतलब करके नहीं दिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन, बस एक जगह पे छोड़ दूंगा। यहां से अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है तो वो आपको पर्सनली मेरे से नोटबुक पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहां पे टाइम की शॉर्टेज होगी कि मैं 40 को √3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 120 से माइनस करूं और फिर 3 से डिवाइड करूं। और वैसे तो 10th लेवल पे सब चीज़ें डिस्कस भी नहीं की जाती हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम आ जाती है। कैलकुलेशन कभी कभी वीक होती है क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, हमें ज़रा सा भी पेन लेने का शौक नहीं है। मोबाइल में हमारे कैलकुलेटर है, फ़ौरन हमने खोला 40 इंटू 1.732 120 से माइनस डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया। बहुत आसान काम है, बट कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो जब ये आसान काम मुश्किल आता है ना 3 घंटे के पेपर में, तब नानी याद आ जाती है। कौन याद आ जाती है? नानी। मतलब उस समय लगता है हे भगवान मैं कैसे सॉल्व करूं, फिर मन करता है अरे छोड़ इसे, यहीं पर ही आगे बढ़। तब इंसान कहता है अरे छोड़ इसे, यहीं आगे बढ़। क्यों? क्योंकि इसे लगता है यार इसके चक्कर में मेरा बाकी कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। तो इंसान बेसिकली क्या कर रहा है? गिव अप कर रहा है। उस टाइम पर क्या कर रहा है बच्चों? गिव अप। ये गिव अप नहीं करना है, आप इसकी हैबिट अभी से बना लो। आपको मतलब कैलकुलेशंस कसम खा लो, मैं आप सबको एक कसम दे रहा हूं कि आप कैलकुलेटर एक भी क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे, सिर्फ मैं यूज करूंगा। मेरे तो एग्जाम्स हो चुके हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं भी नहीं करूंगा, चलो आपकी बात मानी, मैं भी नहीं करूंगा, बट आप भी मत करना। बहुत इजी चीज है आजकल कैलकुलेटर को एक्सेस करना। पहले जमाने में होता था कैलकुलेटर को ढूंढ के लाना पड़ता था, पापा के ड्रॉर में से निकाल के लाना पड़ता था। अब तो क्या है, हर एक के फोन में है, वॉच में है, कपड़ों में भी आ गए आजकल कैलकुलेटर, सब जगह कैलकुलेटर मिल रहा है। ठीक है, आपको यूज नहीं करना है। ध्रुव थोड़ा हंस दे यार, इतना सीरियस होके देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है पढ़ाने में आज। अच्छा ही लग रहा बेटा? अच्छा लग रहा है ना? बस ठीक है, खुश रहा कर यार तू। ठीक है, आगे बढ़े। अरे मैं एक बार पूछ लूँ आप लोगों से, कोई डाउट? बेटा यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिख देना, यूनिट मिनट लगा के स्मॉल h। अच्छा बात सुनो, एक और बात बड़ी काम की, जैसे तुमने एक आंसर ये निकाल दिया, एक आंसर ये निकाल दिया, खुश मत हो जाना। एंड में लिखना पूरा प्रॉपर, हाइट ऑफ द टावर इज दिस, उसको काली लाइन से हाँ हाईलाइट बहुत बढ़िया करना है। डेप्थ ऑफ द टैंक इज दिस, पूरा प्रॉपर मेंशन करना है अच्छे से, टीचर के आंखों में आंसू आ जाए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गए हम अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में कहता है ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ये तो आजकल बहुत हो रहा है, आप देख रहे हैं आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, खूब जबरदस्त बारिश हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश पानी में डूब रहा है। आज का न्यूज़पेपर देखिए, पूरा लखनऊ में पानी ही पानी है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ट्री टूट रहे हैं, विंड की वजह से गिर रहे हैं, और टॉप स्ट्रक हो रहा है ग्राउंड पे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चैप्टर इसलिए तो इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मतलब लगेगा कि अरे यार ये कहाँ से हो रहा है, क्या होता है ये। जैसे मैं आपको पैरेललोग्राम पढ़ाता था, या मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसा पढ़ाता था, तो आपको लगता था यार क्या यूज़ है, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। अब लग रहा है ना काम की बातें। आंधी आती है, पेड़ टूट के गिरता है नहीं गिरता है, बोलो काइट हवा में उड़ती है नहीं उड़ती है। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, टार के ऊपर टैंक होता है या नहीं होता है, कुछ ऐसी इमेजिन करने वाली चीज़ें तो नहीं है ना। बोलो बेटा। उमंग बहुत खुश है।
ट्री है, टूट के गिर गया आंधी से, ऐसे तो गिरेगा, बोलो ऐसे ये टूटेगा तो कहां, ऊपर हवा में उड़ जाएगा भाई, टूट के ऐसे तो लटक जाएगा, कौन से एंगल से आएगा, 30 डिग्री, 30 होना चाहिए, हाँ देखो 30 डिग्री पे गिरा, कोई बात नहीं 30 डिग्री पे गिर गया। अब क्या आ रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ट्री, कितनी दूरी पे गिरा, 30 मीटर पे, फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द रूट। अब ये रूट वाली रूट नहीं है, बायोलॉजी वाली रूट नहीं, वही वाली है, सॉरी ये वही वाली है, ये मैथ्स वाला रूट नहीं है, ये कौन सा वाला रूट है, हाँ। और हाइट ऑफ द ट्री पूछना चाह रहा है ये, फाइंड द होल हाइट, पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं आप, होल हाइट। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो अब ध्यान से समझना जरा, ठीक है। देखो ऐसा था कि टोटल हाइट इसकी h होगी, पर अब हम इसे टोटल हाइट h नहीं लेंगे, रीजन ये है कि टूट के गिर चुका है, तो एक हाइट को मानते हैं हम x और एक हाइट को कैलकुलेट करते हैं y, तो जो टूट के गिरी वो x हो गई या नहीं हो गई, बोलो बेटा। अब आपको अगर होल हाइट निकालनी है, होल हाइट, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई, बोलो बेटा बात सही है। अब तुम्हें यहां पर x भी निकालना है और y भी निकालना है, दोनों निकालने पड़ेंगे तुम्हें। तो इसका मतलब क्या करोगे, कौन बताएगा, बहुत बढ़िया बात है ये, क्या करोगे, यहां पर आप x और y निकालने के लिए एक बार मदद लोगे tan की और एक बार मदद लोगे किसकी, साइन। बस तुम लोग ना एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो, साइन 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 साइन, सोच के बताना है यार, आप क्या सोच रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा ना तो भी पेपर में 101वां क्वेश्चन आ जाएगा, तब मुझे बैठ के ये मत कहना कि सर ने हमें पढ़ाया था और 101वां क्वेश्चन आ गया, सर के पढ़ाए हुए 100 क्वेश्चन नहीं आए। यार मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट को, आपको सीखना है क्वेश्चन। कॉस क्या आएगा, कॉस क्यों आएगा, yes if the base is given and we need h so we have to use cos। ऐसे कोई रटना रटाना नहीं है कि सब में tan लगा दो, सब में cos लगा, सब में sin लगा दो, भैया लॉजिक समझो, आप लॉजिक समझो, लॉजिक के अकॉर्डिंग सीखो चैप्टर को, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो क्या आना चाहिए, पहले लगा देंगे cos 30, हम लगाएंगे cos 30 अपॉन x, बोलो बेटा बात सही है, ये बेस और ये h और ये cos 30 लग गया, ठीक है। cos 30 जो भी होता है कितना होता है बताओ, √3/2, याद तो है तुम लोगों को चीजें, ठीक है। फिर दूसरा क्या लगाओगे बताओ, tan 30 लगा देते हैं, y अपॉन 30, कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। तो tan 30 कितना हो गया, y अपॉन 30, और tan 30 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/√3 y अपॉन, ये क्या बना दिया मैंने, y अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन √3, फिर वही रेशनलाइज करोगे तो ये लौट फिर के 10√3 आ जाता है, इसे भी सॉल्व करोगे तो 60 अपॉन √3 आ गया, ये भी √3 से सॉल्व होगा तो 20√3 आ गया। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, या होल हाइट कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई 20√3 प्लस 10√3 विच इज इक्वल टू 30√3 मीटर्स। क्लियर हुआ बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, टूट के गिरा तो x इधर आ गया, y इधर रह गया, दोनों को जोड़ दिया हमने, x भी लगा दिया y। तो यहां पर एंगल एक ही था, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपको दो चीजों की जरूरत थी, तो आपकी मदद किसने करी, ट्रिग्नोमेट्री ने। ट्रिग्नोमेट्री ने कहा व्हेनेवर यू नीड x विद द हेल्प ऑफ बेस you use cos, and whenever you need height with the help of base you use tan। तो आपने cos भी यूज करा, tan भी यूज करा, दोनों को ऐड करा, टोटल हाइट आ गई। लॉजिक समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गए यहां पर, आगे समझ में, एक वाटर ब्रेक ले लें छोटा सा, है भाई, नहीं आगे आएंगे ना, पहले बेसिक के होते हैं फिर स्टैंडर्ड के होते हैं, अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड ही करा दूंगा तो बेसिक वालों का क्या होगा, हैं। तो बेटा आप बेसिक से स्टैंडर्ड पे जब आते हो तो पहले बेसिक तो क्लियर करोगे ही ना। कोई गेम खेलते हो अगर आप मोबाइल में, तो क्या कहते हो कि भाई मैं तो बहुत बहुत बढ़िया गेमर हूं, बहुत बढ़िया प्लेयर हूं, मैं सीधा 3rd लेवल खेलूंगा। बताओ मुझे, ऐसा होता है क्या गेम में? नहीं तुम खेलते नहीं हो, वो बात अलग है, खेलना शुरू करो। पर अगर कोई गेमर है या कोई भी आप गेम खेलते हो तो आप ये करते हो कि भाई पहले मैं लेवल 3 खेलूंगा, बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेवल 1 और 2 मेरे लिए बना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रॉस लेवल 1 एंड लेवल 2, दिस इज द स्ट्रैटेजी इन एवरी केस, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा। चलो पानी पी लो जरा 2 मिनट। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर, हाँ पी के आओ,
एक तो गर्मी नहीं खत्म होने में आ रही है, 2 दिन बारिश होती है, अरे एसी भी खराब हो गया भैया, पूछो मत। तो लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे करके, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन थोड़ा सा स्लोली पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं। और अब आपको चीज़ें समझ में आनी भी शुरू हो गई हैं, तो अब स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, कोशिश तो पूरी करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। हो गया 10 क्वेश्चन, 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब आया बढ़िया क्वेश्चन। इसमें मैं नेक्स्ट टाइम से ना ये भी लिखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि एनसीईआरटी बुक भी आपकी साइड बाय साइड हो रही है। आर डी शर्मा में लिखा होता है ना एनसीईआरटी एंड ऑल, वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे बेसिक के साथ साथ कि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आपको पता रहेगा कि एनसीईआरटी की भी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर। इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, मतलब ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। आप पढ़ के देखो, कह रहे 10 मीटर इंक्रीज हो रही है, पर कैसे इंक्रीज हो रही है, व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल 45 to 30। ये पॉइंट है। अब मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, फिर समझ में आएगा आपको। ये मैंने बिना कुछ पढ़े बना दिया, बस ये पढ़ा मैंने कि 45 और 30। ऐसा क्यों? ये चीज यहां पर 100% फिक्स्ड है, ये चीज यहां पर 100% फिक्स्ड है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये 45 होगा हमेशा, ये 30 होगा। मतलब आप जितना पीछे जाते जाओगे उतना आपके एंगल्स क्या होते जाएंगे, छोटे। आप जितना पीछे आओगे, अगर 60 होता तो 45 इधर होता, 45 और 30 में 30 इधर होगा, 45 इधर होगा। तो इसके लिए मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज श्योर शॉर्ट थिंग। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। इंक्रीजेस बाय 10 मीटर का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर बढ़ाई गई, पर किससे बढ़ाई गई 10 मीटर? 45 वाले से। इनिशियली इट वाज x, नाउ इट इज 10 मोर, सो इट विल बी 10 प्लस x या x प्लस 10। और हाइट हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर बताना है। जो जो बातें वो आपसे कह रहे हैं, आपको सारी बातें माननी और सुननी पड़ेंगी, इग्नोर मत कर देना। ठीक है, गलती हो जाएगी, आप मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हाइट h, दिस इज 45 एंड दिस इज 30। आई थिंक एक लॉजिक क्लियर हो गया आपको कि हमेशा छोटा एंगल पीछे आएगा। और क्योंकि यहां पर ये कह रहा है इंक्रीज्ड, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं इंक्रीज्ड पे फोकस करना। इंक्रीज कर रहा है 10 मीटर। ठीक है बेटा, तो 10 मीटर इंक्रीज करने का मतलब ही ये हुआ कि इनिशियली इट वाज एट x, 45 डिग्री पे ये x था, और फिर कितना हो गया 10। शेडो चेंज होती है जब एंगल चेंज होता है। ठीक है, जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाता है शेडो भी चेंज होती जाती है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। 1045 ले लो आप पहले, कितना आ जाएगा h अपॉन x। जरा ध्यान से देखना, 1045 कितना हो गया h अपॉन x। ये हमारा h हो गया पूरा, ये x हो गया। अब बात कर रहे हैं 1030 की। बच्चों 1030 में क्या होगा, h अपॉन 10 प्लस x होगा। इतना लिख लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। 1045 क्या होता है 1 h अपॉन x। मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख जाओ और कैलकुलेशन में अटक जाओ। तो आधे नंबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको चैप्टर, 100% मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पूरी चीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें, चाहे टाइम उसके लिए कितना भी देना पड़े, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। h इक्वल्स टू x, ये एक रिलेशनशिप आ गई, इसे तुम 1 मान के यहीं छोड़ दो ना। तुम्हारे पास h आया ना x आया, बट तुम्हें यह पता लग गया कि h किसके इक्वल है, x के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट 1030? अब मैं इस x की जगह पे बच्चों h लिख सकता हूं। यहां पे क्या हो गया, ये वही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। यहां पर ये आ जाएगा आपका 10 प्लस एक्स। क्या आ जाएगा बच्चों 10 प्लस एक्स, यह आ जाएगा 10 प्लस एक्स। इस x की जगह क्या आ जाएगा h। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस एच इज इक्वल टू √3h। ठीक है, यहां पर आ गया 10 √3h माइनस h। यही होता है सिस्टम भैया कि h के बाद h को लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं, बताओ। ऐसा कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्या करोगे आप, h को उधर लेके जाओगे, फिर क्या करोगे, h को कॉमन लोगे। आपने h को कॉमन ले लिया, कितना आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 10।
ठीक है, आगे देखो क्या करना है अब आपको। h तो यहीं रहेगा, 10 के नीचे पहुंच जाएगा √3 - 1। अब ये तो आंसर आप कभी भी नहीं दे सकते इस तरीके से, यू हैव टू रेशनलाइज। रेशनलाइज कर रहे हैं प्रोसेस, क्लास 9 में खूब सीखा है, नहीं सीखा है? थर्ड चैप्टर था आर.डी. शर्मा का नंबर सिस्टम का, जिसमें आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। इफ वी हैव √3 - 1 तो क्या लेंगे बच्चों? √3 + 1। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए हर हालत में, नहीं तो 9th के बैच में आ जाना, रिवाइज करा देंगे। कितना आ जाएगा ये? √3 + 1 तो 10 आ गया। यहां पे √3 की वैल्यू, वेरी गुड, 1.73 + 1 अपॉन 3 - 1। कितना होता है 3 - 1? 2। ठीक है, 1 होता है। 10/2 2.732, ये कट के कितना आ गया? 5। तो 5 × 2.732 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। आया बच्चों क्वेश्चन समझ में? तो कैलकुलेशन भी हो गई, डायग्राम भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस याद रखना क्या बोल रहा है कि इंक्रीज किया जा रहा है, तो 45 में 10 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा x + 10। फिर से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी जाऊंगा चाहे आज 11 के साथ 15 क्वेश्चन हो, ना हो सारे क्वेश्चन, बट जितने हो वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो। चाहे हमें इस चैप्टर को कराने के लिए 3 क्लासेस लेनी पड़े, वैसे आइडली इस चैप्टर के लिए 3 क्लासेस तो रिक्वायर्ड होती ही हैं, 3 क्या बल्कि 4 भी होती हैं, बट अभी समय की कमी होने की वजह से हम इसे 2 में भी निपटा सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे 3 क्लासेस दें आपको, तभी आपका ये टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा। राइट बच्चों, तो यहां पर ये 10 हुआ, ये x हुआ, ये x + 10 हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 45 to 30। 45 से 30 हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियली इट वाज एट x, देन x + 10, 45 to 30। हाइट हमने यहां पर क्या लेट कर ली? h, वो आ गई वहां पे। आया क्वेश्चन समझ में? आया? यस सर, थोड़ा कम आया है, दोबारा बनाऊं डायग्राम? क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप मान के चलो कि 11 से लेकर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर 20th तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हैं ये बेसिक के, बट ये सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, अब पहुंच गए हम कहां पर? टॉप ऑफ द हिल पे पहुंच गए दोस्तों, मतलब अब एलिवेशन नहीं होगा, अब क्या होगा? डिप्रेशन। टॉप ऑफ द हिल पे पहुंच गए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स। consecutive किलोमीटर स्टोन्स का मतलब क्या है? consecutive किलोमीटर स्टोन्स का मतलब यह है कि एक स्टोन यहां पर है, एक स्टोन यहां पर है, और दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है। consecutive का मतलब यह होता है कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, नहीं समझे? जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर पे है और ये 4 किलोमीटर पे, तो बीच में गैप कितना हो गया? आई बात समझ में या नहीं आई? बोलो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? 5 या 4, 3 या 2, मतलब एक का गैप रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब आप टॉप से देख रहे हो और एंगल 2 बन रहे हैं, एक 30 और एक 45। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ द हिल। ईस्ट में हमें इधर नहीं करना चाहिए था, क्या होता है सिस्टम? बताओ भाई। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। कहीं इस बात के मार्क्स तो नहीं काट लेंगे ये लोग, हमने वेस्ट में बना दिया हैं? काट सकते हैं भाई, उन्होंने बोला है ना ईस्ट, तो पंगा मतलब भैया ईस्ट में ही कर लो। क्या कहते हो भाई? क्वेश्चन ठीक होगा, सोल्यूशन ठीक होगा, सबको ठीक होगा, पर वेस्ट इधर होता है ना, ये याद है ना? नॉर्थ साउथ वी का मतलब हम। ठीक है, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो ये इधर मुझे लग रहा है गलत ना हो जाए कहीं, इसलिए इसको हम ईस्ट में उधर ही कर लेते हैं। क्या फायदा भैया, अब नॉर्थ देंगे ही नहीं वो, और ठीक है यहां ले लेते हैं भैया विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। अब ये कहता है कि आर फाउंड टू बी 30 and 45। ठीक है, एक एंगल बनेगा 30 और एक बनेगा 45। अब बच्चों आप बताओगे या मैं बताऊं? कौन 35 होगा, कौन 40 होगा? 45 होगा। ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा? 30। ये बात समझ में आ गई। अब ऊपर डिप्रेशन भी तो शो करना है। ठीक है, आइडली पहले डिप्रेशन दिखाया जाता है, फिर उसका
ऑल्टरनेट एंगल से इधर बनता है, बट किसी को क्या पता लग रहा है कि आपने पहले क्या बनाया? बोलो। पहले आप ये बनाओ 45 और फिर आप ये लिखो 30। अब पता चल रहा है मैंने पहले क्या लिखा था? कोई तरीका है इसको पता लगाने का? नहीं है ना, बस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, तो कोई पता नहीं लगा सकता कि पहले आपने क्या बनाया। मोस्टली और जनरली सब लोग क्या करते हैं, पहले एलिवेशन वाला ही फंडा लगा देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है कि भैया बाद वाला क्या होगा, छोटा, इधर वाला बड़ा। तो आप इजीली इसको बाद में ऑल्टरनेट करके ऊपर शो कर दो। शो कर देना चाहिए, वो जरूरी बात है। हाइट ऑफ द हिल पूछना चाह रहा है, कुछ और भी दिया होगा। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर है ना, ये 1 किलोमीटर है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर वाली बात जो है ना, 1 किलोमीटर, ये मत भूलना बेटा, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, अब हमने इसको एक्सलेट कर लिया है, ये 1 किलोमीटर है, ये एक्स है। अब तो वर्किंग वैसे ही होगी जैसे होती है। डायग्राम क्लियर हुआ है आप लोगों को? देखा जाए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको प्रीवियस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो यहां पर 10 था, बोलो बेटा, यहां पर क्या था, एक्स, ये 30 था, ये 45 था, ये एच था, बिल्कुल सेम है। बट क्या हुआ, पूछने का तरीका बदल गया। यहां पर इन्होंने डिप्रेशन शो कर दिया, हिल शो कर दी, नीचे 2 स्टोन लगा दिए, उनके बीच में कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर कर दिया। डायग्राम तो वही निकल के आया। बस यही सोच होती है, यही हमारी सोच होती है इस चैप्टर में, कि हम एक कॉन्सेप्ट को सीख के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो क्या सॉल्व करूं मैं इसे, या आपको ट्राई करेंगे? आपको बस मैं लिख के दे देता हूं, यहां पे करना है क्या आपको, 10 30 में आप लगाओगे क्या, टोटल हाइट है h, बोलो बेटा, और बेस कितना हो गया 1 + x। बस ध्यान रखना कि किलोमीटर में है ये, तो आंसर भी यूनिट किलोमीटर में ही आनी चाहिए। और 10 45 लगा देंगे। 10 45 क्या होगा, h/1 + x, सॉरी 10 45 होगा h/x। क्या आएगा बच्चों, h/x आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वही 1 वाला बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बोलो बच्चों, आगे बढ़े, कर लोगे सॉल्व? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आया होगा, नहीं चेंज हो गया। इट्स क्वेश्चन नंबर 13। कहता था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। फिर से इस बार एलिवेशन आया बच्चों, डिप्रेशन वाला नहीं आया, इस बार क्या आया, एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप at an unknown distance from the base is 30 degree and the distance of 10 kilometer further off from the mountain along with the same line the angle of elevation is 15 degree। अब ये कहां से आ गया? अभी तक तो स्टैंडर्ड एंगल्स आ रहे थे, 15 डिग्री कहां से आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कभी एंगल ये ऐसा दे देते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि ये कहां से आ गया, बट उसकी वैल्यू भी दे दी है। 10 15 0.27 दे रखा है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट वेरी इजिली। बात समझ में आ गई सबको? तो भैया क्वेश्चन का डायग्राम कुछ कुछ वैसा ही बनेगा। एलिवेशन का केस है, 2 एंगल हैं, एक ही लाइन में है, एक 30 है और दूसरा 15 है। इस बार किसको कहां लिखूं, समझदार हैं आप? इस बार यहां 30 लिखूं, यहां आएगा 15, छोटा वाला पीछे। लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कहीं भी लगा लो। कहता है कि at a distance 10 kilometer further off from the mountain the along in the same line the angle of elevation is 15 degree। तो ये 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एंगल बना था, इनिशियली इट वाज एट x एंड दिस इज h। बोलिए बच्चों, इस बार भी आपसे हाइट पूछी गई है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन। आपसे हाइट ही पूछी जा रही है, वही सेम क्वेश्चन है, वैसा ही सेम डायग्राम है। x के बाद 10 किलोमीटर जब आप आगे बढ़े तो 15 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। हमें एक बार क्या यूज करना है, 10 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू h/x। एक बार हमें क्या यूज करना है, 10 15 डिग्री विच इज इक्वल्स टू h/10 + x। बोलो बच्चों, इज एनी डाउट? क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। और अब हमने देखा कि यहां पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का डायग्राम सेम बन रहा है, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात की जा रही है। बोलिए आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है आपका 5 मार्क्स में, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री दे रखा है, स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है, 60। चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे कि ये आपकी एक रिवर है,
ये बीच में फ्लो हो रही है, ठीक है, दिस इज द रिवर वाला पार्ट, एंड ये बैंक्स हैं किनारे। बैंक वाले बैंक नहीं है यहाँ पर, ये बड़ा चक्कर होता है वर्ड से ना, बच्चे इस चैप्टर में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डिप्रेशन, रूट, बैंक, बैंक वाला बैंक नहीं है, बैंक है किनारा, राइट। तो यहां पर एक ट्री है, देखो आर्ट अच्छी है मेरी, है नहीं। तो यहां पर हुआ क्या कि इसने जब इसको ऑब्जर्व करा, राइट, ये हाइट ऑफ द ट्री है, इसको जब ऑब्जर्व करा बच्चों तो कितना एंगल बना, 60 डिग्री। एंगल कितना फॉर्म हुआ बच्चों, 60 डिग्री, एंड द ऑपोजिट बैंक ऑफ द रिवर 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अब, कहते हैं व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, 40 मीटर अवे गया ये यहां पहुंच गया 40 मीटर, ये 40 मीटर आगे बढ़ा बैंक से। ही फाइंड्स द एंगुलर वेरिएशन ऑफ द टॉप। 40 मीटर आने के बाद एक बार फिर ट्री को देखता है, कुछ आम वाम लगे होंगे, मन नहीं भागना होगा इसका जाने का, ठीक है। क्या करता है, ये दोबारा देखता है इसको 30 डिग्री, मतलब जैसे आप अगर कोई बैंक ऑफ द रिवर पे हैं, आपने ट्री को देखा और देखने के बाद जब आप 40 मीटर आगे गए तो आपने एक बार फिर ट्री को देखा, तो उसका मतलब कुछ काम की चीजें होगी ना ट्री में, नहीं बताओ, कोई चुड़ैल तो नहीं होगी वहां पे, देख के डर गया हो, भाग गया हो, हैं क्या होगा। अब दिन है या रात है ये मुझे नहीं मालूम, बट हो सकता है भाई कुछ पेड़ में ऐसी चीज हो, ऐसी वस्तु हो जिसे देख के ये दोबारा उसे देख रहा है। फिलहाल 40 मीटर आगे गया और दोबारा देख रहा है, तो दोबारा देख रहा है तो एंगल चेंज हो गया, क्योंकि पहले तो ये 60 पे था, अब किस पे आ गया, 30 पे। अब भैया डायग्राम तो फिर से सेम बन गया। ये बातें तुमसे बहुत सारी करेंगे पर डायग्राम सेम निकल के आएगा। आप देखो कुछ अलग है क्या, अरे हम इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं हम x, पूछा भी यही है, हाइट ऑफ द ट्री, विड्थ ऑफ द रिवर, बोलो बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर x, हाइट ऑफ द ट्री h, बोलो बेटा, बात सही है बिल्कुल। बस थोड़ा सा चेंज ये हो गया है कि इस बार इन्होंने हाइट और विड्थ दोनों चीजें पूछी हैं। नो प्रॉब्लम, हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, 1060 से। 1060 कितना आएगा, h अपॉन x, और 1030 कितना आएगा, 1030 आ जाएगा आपका h अपॉन x प्लस 40, क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 40। तो ये आ गया √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका √3x, ठीक है, ये एक रिलेशन आ गई। यहां से आ जाएगा 1/√3 h अपॉन x प्लस 40, ये वैल्यू यहां पहुंचेगी। ओके, बस ये वाली कैलकुलेशंस थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। x प्लस 40 सही हो रहा है बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 40 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा, 3x, तो ये आ गया 40 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ गई 20। तो विड्थ ऑफ द रिवर कितनी हो गई बच्चों, 20, और हाइट ऑफ द ट्री हो गई √3 इंटू 20, 20 √3 मीटर्स, ठीक है। तो एंड में प्रॉपरली लिख दीजिएगा कि हाइट ऑफ द ट्री इज दिस एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज दिस। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहा है सबको? बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से समझ लो। एक ट्री था बैंक ऑफ द रिवर पे यहां पर, और ये पूरी रिवर है हमारी, ठीक है। इस रिवर के दूसरे बैंक पे, ठीक है, ये यहां पर B1 है और ये B2 है, ठीक है, और यहां से 40 मीटर ये आगे गया, एंगल दोबारा बना कितना, 30 डिग्री का, यहां से कितना बना था, 60 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों ये क्वेश्चन? चलिए 14 क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। एरोप्लेन, अब कौन आया, एरोप्लेन। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट भी होते ही हैं ये वाले क्वेश्चंस, आराम आराम से पढ़ेंगे। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर फाइंड्स दैट 2 ships आर सेलिंग टुवर्ड्स इट्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। चलिए ये एरोप्लेन बना दिया हमने एक, ठीक है, और है बेटा, हाँ ऐसे ही बनाते हैं हम एरोप्लेन। अब एरोप्लेन पूरा बनाने बैठेंगे तो बेटा फिर टाइम भी निकल जाएगा। शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये कभी कभी खतरा बन जाता है बहुत बड़ा, ठीक है। ये जो सेम डायरेक्शन वर्ड यूज हुआ है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझ तो गए हो गए, अब बार बार बोल रहा हूं तो। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों शेप्स इधर ही होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑपोजिट डायरेक्शन भी होता है, एक शेप इधर और एक शेप उधर, तो ये बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है आपने। तो एक शेप ये रहा बेटा और एक शेप ये रहा, 2 शेप है ना, एक है, 2 शेप है, लिखा है 2 ships,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शिप होता है पर उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट चेंज होती है ना, तो एक ही शिप होता है बट यहां पर दो शिप्स की बात की जा रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये यहां से देख रहा है, ठीक है, ऑफ द टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 एंड 30। भैया मैं तो बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, ये 30 है, ये 60 है, ये डिप्रेशन के बाद ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। क्या मैंने जल्दी कर दिया ये? मैंने जल्दी कर दिया ये? बताओ, क्या मैंने ये जल्दी करा? अरे बाबा मैंने जल्दी नहीं करा, ये तो कॉमन सी चीज हो गई है। बाद वाला एंगल छोटा, ये बड़ा, और फिर ये ऑल्टरनेट। डिप्रेशन तो मैं बाद में ही बनाता हूं, ये तो मैंने तुम्हें अपनी ट्रिक बताई दी, ठीक है। अब किसी को पता चले ना चले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा डायग्राम बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। बस मैंने क्या करा, मैंने पहले बनाया, क्या बनाया, एलिवेशन, फिर कर दिया उसे डिप्रेशन। अब जिसे पता लगाना लगाता रहे। पर हां कुछ बातें मैंने बोला कि बार बार वही हो रही हैं कि ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, बाद वाला एंगल छोटा। देखो क्या होता है ना, एक स्पीड तो बढ़ानी पड़ती है। अगर मैं एक रोड पे जा रहा हूं, हाईवे रोड खाली है और मैं 40 की स्पीड पे जा रहा हूं और लोग ज्यू 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 निकल के जा रहे हैं, तो बुरा तो लगेगा ना, ईगो हर्ट हो जाती है। तो 15वें क्वेश्चन पे आने के बाद अगर मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, फिर मुझे लगेगा कि नहीं यार अब नहीं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। इस बात को मेरी याद रखना, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। जिसने टाइम को मैनेज करके नहीं पढ़ाया उस टीचर के पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक टॉपिक को खत्म करना है। वो बात अलग है कि कभी कुछ बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं भी आ पाती है तो उसके लिए 10 मिनट रुक के आप अलग से पूछ सकते हो। हेजिटेशन नहीं करना है टीचर से पूछने में, ठीक है ना। टीचर ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पूछ लोगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, फायदा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने इसीलिए फटाफट से यहां पे 60 लिखा या 30 लिखा। आगे ये क्या कह रहा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन द शिप। अच्छी बात ये है कि इस बार डिस्टेंस बिटवीन द शिप पूछी है। ये एक्स है, ये वाई है, हाइट दे रखी होगी बच्चों क्वेश्चन में, कहीं दे रखी है, देखो जरा, कहां है, मुझे क्यों नहीं दिख रही है, ये रही भैया हाइट, ये एच है, 1200 मीटर, 1200 मीटर, बिल्कुल सही है, हाइट ये दे रखी है। अब क्वेश्चन में डायग्राम सेम है पर इस बार थोड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं। बताओ वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस ये हैं बच्चों कि एंगल्स का डिफरेंस आ गया। मतलब जैसे एंगल्स का डिफरेंस नहीं आया, मतलब ये 30 है, 60 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 1200 है, मतलब इस बार हाइट दे दी है और ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द शिप, मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन तो देखो वैसे ही होनी है, सेम पैटर्न है, 1030 1060, 1030 कितना हो जाएगा बच्चों, 1200 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और 1060 कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन वाई। अब सॉल्व तुम करोगे यार, बहुत बार मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं, अब ज्यादा कैलकुलेशन करूंगा तो फिर वही वाली बात है, टाइम निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूं जिसको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत आए घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन की तरफ। एन एरोप्लेन, फिर से आ गया, 200 मीटर है अबव, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। समझ गए आप बात को? चलिए अच्छी बात है, आप समझ गए। मैं डायग्राम बना के बस इसको आगे बढ़ जाऊंगा। इस बार एरोप्लेन यहां पर है हमारा और ये हमारी रिवर है, ठीक है बच्चों, और ये हाइट तो एक होगी इसकी, एक बैंक यहां पर है, एक यहां पर है, तो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 45 और 30। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर 45 बना दो इधर 60 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बेटा क्या फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट कितनी दे रखी है, 200 मीटर। मैंने इधर से लेट करा x और इधर से लेट करा y, क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। एक बार दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे ये बैंक ऑफ द रिवर है, ये रिवर है, ये ऊपर हमारा एरोप्लेन है, इसकी ये एक हाइट होगी इमेजिनरी, ठीक है। ये इधर भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑपोजिट बैंक, ऑपोजिट पॉइंट है, इसलिए मैंने एक यहां पर लिया और एक यहां पर लिया, एंड 45 और 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 और ये वाला एंगल कितना हो गया 60। ये दे रखा है 200 मीटर। ये डिस्टेंस मैंने x ले ली और ये वाली डिस्टेंस मैंने y ले ली। तो बेटा 1045 से तुम्हें क्या मिलेगा, 200 अपॉन x,
और 1060 से तुम्हें क्या मिलेगा 200 अपॉन वाई। दोनों को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालोगे वाई निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे। बोलो बेटा आ गई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? तो 16 क्वेश्चन भी इजीली हो गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे क्वेश्चन आता है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। एनसीईआरटी का है, मुझे अच्छे से मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में आ सकता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में आ सकता है। एक बार आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए जल्दी से। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। ऑनलाइन क्लास ऑफ हो गई है, बैटरी लो हो गई है फोन की, कोई बात नहीं, वीडियो से देख के इसे कवर अप कर लेंगे। भैया जरा ये चार्जिंग पे लगा दीजिए। क्या कर रहे हैं बच्चों? इक्वल हाइट है दोनों पिलर्स की आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे अगर ये एक रोड है तो एक पोल यहां पर है, एक पोल यहां पर है, और दोनों की हाइट इक्वल है। दोनों की हाइट क्या है बच्चों? इक्वल है। एंड 60 और 30 पे एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा अब आपको इस बार। यहां पर कहीं पर इनको दो एंगल फॉर्म करने हैं, एक 60 और एक 30। ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। दोनों की हाइट आप सेम लेंगे h, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, दोनों चीजें पूछी गई हैं। और ये भी बोला है कि रोड 100 मीटर वाइड है। अगर रोड बच्चों 100 मीटर वाइड होगी तो क्या मतलब होगा कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। इन्होंने क्वेश्चन में ना आपसे दोनों चीजें पूछी हैं। इफ इट इज ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज ई। तो बेटा इन्होंने आपसे क्वेश्चन में बीई भी पूछा है कि बी डिस्टेंस कितना होगा। इन्होंने आपसे डीई भी पूछा है, जैसे सपोज करो अगर ये 30 आ रहा है तो ये कितना होगा? 70। और इन्होंने आपसे हाइट भी पूछी है। 3 चीजें पूछी है इन्होंने क्वेश्चन में। डायग्राम क्लियर हुआ? पहले बताओ। बहुत देर बाद कुछ डिफरेंट डायग्राम बना है, इसलिए मैं जरा इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट भी इसीलिए क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा हटके है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब अच्छे से इस क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहां पर फोन भैया चार्जिंग पे लगा दीजिए। यहां पर ये 90 हो गया, ये h हो गया, ये भी h हो गया। दिस इज x, दिस इज 100 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर हमने क्या लगा दिया बच्चों? 1060 डिग्री। 1060 कितना आ गया? h अपॉन एक्स। और ये कितना आ गया? 1030 डिग्री। ये कितना आ गया? h अपॉन 100 माइनस एक्स। कोई डाउट? बोलिए बच्चों, सॉल्व करेंगे? कोई डाउट है क्या? 1060 क्या हो गया? h अपॉन एक्स। और 1030 कितना हो गया? h अपॉन 100 माइनस एक्स। ये कितना आ गया? √3 h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x √3 मीटर्स आ गया। कितना आ गया बच्चों? ये x √3 मीटर्स। और यही सेम h वहां पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। दिस इज 1/√3 x √3 अपॉन 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस एक्स 3x 4x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 25 मीटर होगी, 25 मीटर्स। ओके बच्चों, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 17 क्वेश्चन को जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन भी इजी है, इसीलिए ये क्वेश्चन और भी आ जाता है एग्जाम में। कभी कभी टीचर्स ये सोचते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ना दिए जाएं, जिससे बच्चों का एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, मतलब करने में वो अटके ना ज़्यादा। क्योंकि ये होता है कुछ टीचर्स को कि कॉन्सेप्ट तो आ गया ना बच्चे को, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा तो बाकी का पेपर छूटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारा। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। देखो आगे लाइट हाउस वाला क्वेश्चन मैंने आपको इनिशियली बताया था। लाइट हाउस पे 100 मीटर अबव है
और above sea the angle of depression of the ship sailing directly towards it. देखो इस बार एक ही शिप आ रहा है इसकी तरफ, दो शिप नहीं है, एक ही शिप आ रहा है. चेंजेस एंगल फ्रॉम 30 to 45 डिग्री. बात समझ में आ गई आपको? एक ही शिप है, पहले यहां था, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो शिप यहां पहुंच गया और एंगल चेंज हुआ कितना? 30 to 45. तो बेटा ये 30 होगा 100%, ये कितना होगा? 45. ठीक है. चेंजेस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द शिप. फिर से आपको यहाँ की डिस्टेंस बतानी है एक्स की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें इसने ऑब्जर्व करा यहाँ से लाइट हाउस से, वो आपको ऑब्जर्वेशन बताना है कि एक्स कितना होगा. ये वाई हो गया और ये डिस्टेंस कितनी है? 100. और ये क्वेश्चन किसका था? डिप्रेशन का. किसका था? डिप्रेशन का. तो यहां पे डिप्रेशन दोगे नहीं दोगे? नहीं दोगे तो भी गड़बड़ है, दे देना. 45 डिग्री और ये कितना हो गया? 30 डिग्री. क्या लगाओगे? अब मैं लिखूं बार बार क्या? 10 45 बताओ, जल्दी बोलो. 100 अपॉन वाई. 10 30 बताओ. 10 30 हो जाएगा 100 अपॉन. तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है यहां पे? एक्स क्या वाई? एक्स पूछा जा रहा है, पहले वाई आएगा, पर आंसर इज एक्स, आंसर इज नॉट वाई. वाई आंसर दे दोगे तो गलत हो जाएगा. इसने पूछा है कि ऑब्जर्वेशन जितनी देर किया गया उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो बतानी है. सो दैट इज एक्स, क्योंकि वो हमने यहां पर एक्स लेट करी है. बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़े हम लोग. चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द विंडो 15 मीटर हाई. क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है बच्चों, अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है. फ्रॉम द विंडो 15 मीटर हाई. ये विंडो है, 15 मीटर हाई है. क्या कर रहा है यहां से? ये ग्राउंड इन स्टील नहीं होगा, स्ट्रीट होगा. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑपोजिट टू हिट. इसके सामने एक हाउस है, इस विंडो के सामने क्या है बच्चों? एक हाउस है, और इसमें इस बार एलिवेशन भी हो रहा है और डिप्रेशन भी हो रहा है. पॉइंट टू बी नोटेड. पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों हो रहे हैं. तो पहले हुआ एलिवेशन, इधर देखो, इधर हुआ पहले एलिवेशन और इधर क्या हुआ? डिप्रेशन. क्योंकि ये टॉप है और ये क्या है? फुट. ये बात कही जा रही है. ये एंगल आपको इमेजिनरी लाइन लेनी है. अब बताओ एलिवेशन का एंगल कितना बना? पहले क्या आ रहा है? 30 डिग्री. फिर क्या आ रहा है? 45 डिग्री. तो पहले लिखोगे 30 डिग्री, फिर यहां लिखोगे 45 डिग्री. ये ऑल्टरनेट हो गए, दोबारा यहां पहुंच जाएगा. ये हाइट कितनी थी? 15 मीटर. लिखा है ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, क्या लिखा है? 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड. तो 50 मीटर ऊपर चले गए. अब इन्होंने क्या बोला इस बार? क्वेश्चन में कुछ अलग ही बात हो रही है. कह रहे हैं शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज दिस 23.6. मतलब ये प्रूविंग क्वेश्चन बना दिया इन्होंने. अब प्रूविंग बना दिया तो भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा प्रूफ की. तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो होगा क्या कि बच्चों अगर ये 15 है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा. बोलिए, हो जाएगा. ये 15 है, ये भी 15 है. ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? h. तो ये बचा कितना? h माइनस 1.5. कोई डाउट? बोलो बेटा जी. गलत करा है मैंने कुछ? क्या गलत करा है भाई साहब? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार. अब सही है? बोलो. ये यहां पर x लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहां पर भी हम x ले रहे हैं तो यहां पर भी हम x ले लेंगे. बोलिए बच्चों, बात ठीक है? तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर ये 1030 है, 1030 है अगर, तो h माइनस 15 अपॉन x आ जाएगा. बोलो बेटा. और 1045 के केस में क्या हो जाएगा? 15 अपॉन एक्स. क्या आ जाएगा बच्चों? 15 अपॉन एक्स. तो ये तो 1 ही हो गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर. ये x की वैल्यू आप यहां पुट कर देना, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी. तो क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलिए. मैं इसका डायग्राम आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है ना तो थोड़ा सा माइंड सेट नहीं हो पाता है. एक बार दोबारा देख लीजिए. विंडो 15 मीटर हाई, ठीक है. आपका अगर ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर एक विंडो है, 15 मीटर हाई है. कितनी हाई है बच्चों? 15 मीटर हाई है. सामने एक हाउस है, अनदर हाउस. कह रहे हैं कि अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. तो एलिवेशन ऊपर हुआ, डिप्रेशन कहां हुआ? नीचे. यहां पर बच्चों ये इमेजिनरी लाइन हो गई.
दिस एंगल इज 30 एंड 45. ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. ये भी बच्चों 45 हो गया, ये 15 हो गया, ये हमने h लेट करा तो ये कितना आ गया h माइनस 15. यहां पर हमने इसको x ले लिया और ये भी क्या था x. कोई डाउट? क्लियर हो अब आप लोगों को क्वेश्चन? √3 की वैल्यू कितनी लेंगे इस बार 1.732 और एंड में आपको यही आंसर एग्जैक्टली शो करना है, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे. बोलिए बच्चों 19 क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? आ रहा है समझ में? 19 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए. बहुत हद तक आपने चैप्टर पढ़ लिया है. अब आगे के क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि नाउ वी कैन इजीली डील एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट, बेस, पार्ट ऑफ हाइट. जैसे ये क्या है पार्ट ऑफ हाइट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट हाइट. h माइनस 15 कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. क्या है? क्या ये हाइट ऑफ हाउस है? नो, दिस इज नॉट द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज पार्ट ऑफ हाइट. तो हमें ये डील करना आ गया कि अगर टोटल h होगा ये 15 होगा तो ये कितना होगा h माइनस 15. ये 15 होगा तो ये भी क्या होगा 15. ये x होगा तो ये भी क्या होगा x. तो आगे क्वेश्चंस में हमें इन सब चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, तो आई थिंक टाइम अब जितना भी बचा है उसके बाद हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि अभी फिर आगे भी और क्लासेस हैं 3 बजे से, और 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक क्लासेस हैं. तो आज टोटल 8 आवर्स का शेड्यूल है, 12 से 8 का. तो आज इसको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा. इसको लास्ट क्वेश्चन करके हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे सारे. ठीक है बच्चों, आप पहले इतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, और आंसर्स आने चाहिए. देखो जहां तुम्हारे 5 या 6 या 10 क्वेश्चन के आंसर्स आने शुरू हो गए ना, तुम्हें मजा आने लग जाएगा, तुम सारे क्वेश्चंस करते चले जाओगे. आंसर्स पूरे निकालने हैं. ठीक है, क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन में? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन तो बच्चों बहुत बढ़िया है, ये टेरिफिक क्वेश्चन है. ये टेरिफिक वर्ड हमारे सचिन सर का बड़ा फेवरेट है. जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तो वहां पर आप एक ही बात सुनेंगे बार बार, टेरिफिक आंसर. क्या बोलेंगे सर हमारे? टेरिफिक आंसर. बड़ा उनका फेवरेट वर्ड है हमारे सचिन सर का. बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं. मतलब उनसे जब आप एक बार आप मैथ्स पढ़ लेंगे ना तो आप अलग ही टाइप की मैथ्स पढ़ेंगे. कुछ हर चीज में उनके इतना बढ़िया लॉजिक लगता है कि आपको मैथ्स जरा सी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी. ये हमारे सचिन सर की क्वालिटी है. और कोशिश करूंगा कि क्लास 10th में भी अगर कोई मौका मिला तो उनसे एक चैप्टर आपको जरूर पढ़वाऊंगा. स्पेशली वो प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, तो वो चैप्टर आपको एक बार जरूर पढ़वाऊंगा सचिन सर से. ठीक है, तो आजकल वो यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो दूसरी हमारी जो एक्सट्रीम क्लासेस की बड़ी वाली ब्रांच है ये चाट बाजार के सामने, वहाँ पर वो पढ़ाते हैं और आपको उनसे पढ़ के मजा आ जाएगा. टेरिफिक टीचर हैं वो. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, the angle of depression of the top and the bottom of the tower are observed to be 30 degree. बड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उस क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा था कि कौन टावर है, कौन बिल्डिंग है और क्या है. इसमें आके ना मैं पजल हो जाता हूं. मतलब मैं तो नहीं हूंगा, आप हो जाओगे. जैसे मैं अगर यहां पर एक टावर बना देता हूं, एक बिल्डिंग बना देता हूं, मतलब आई एम नॉट श्योर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. मुझे क्वेश्चन से ही पता लगाना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन बहुत स्लो पढ़ना पड़ेगा, स्पीड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. क्या करेंगे? टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन. पता लग गया मुझे, पता लग गया मुझे. बताओ क्या? कि अगर मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 60 मीटर हाई है, यहां से डिप्रेशन होगा तो यही तो बनेगा. बोलो बेटा. टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर, टॉप पे भी और बॉटम पे भी. टॉप पे एंगल कितना बना? 30 डिग्री. बॉटम पे एंगल कितना बना? 60 डिग्री. ये क्या हो गया बच्चों? x. ये क्या हो गया बच्चों? h. ये भी क्या आ गया बच्चों? h. ये कितना आ गया बच्चों? 60 माइनस h. अब बोलो बेटा, है कोई डाउट? वो तो बता दो. नहीं आया समझ में? आ गया. ये भी x हो गया. ठीक है बच्चों, तो ये तो अब प्रोसेस आप सीख ही चुके हो. एक बार क्या लगाओगे आप? 10 60 डिग्री 60 माइनस h अपॉन x, और एक बार क्या अप्लाई करो? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया. 60 के लिए आएगा टोटल हाइट आएगी ना 60 के लिए, तो गलत हो गया ये.
यहां पर आएगा बच्चों 1060 के लिए आएगा पूरा 1060 आ जाएगा बच्चों 60/x और 1030 आ जाएगा बच्चों, ये वाली हाइट लेनी है, सिर्फ ये वाली हाइट 1030 के लिए सिर्फ ये वाली हाइट लेंगे। कितना है ये 60 - h/x। तो x के लिए इक्वेट करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ h। एक बार इसके डायग्राम को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अरे कहां गया, अरे ये एक ही बार टाइप है ये रहा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आई बात समझ में, आपके सामने एक टार है, एक बिल्डिंग है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन बड़ा है, टार भी बड़ा हो सकता है, बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती है, बट इन्होंने बोला कि 60 मीटर हाई बिल्डिंग से क्या हो रहा है, डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टार। तो इसके अगर हम टॉप को ऑब्जर्व करेंगे तो ये एंगल आएगा, बॉटम को ऑब्जर्व करेंगे तो ये एंगल आएगा, और यहां पर एंगल कितना है 30 डिग्री, यहां पर कितना है बच्चों 60 डिग्री, और ये डिप्रेशन भी शो कर देना बेटा जी 60 डिग्री। ये हाइट कितनी दे दी बच्चों, हमने टार की हाइट को h लेट करा है, स्मॉल h, तो ये भी कितना हो जाएगा स्मॉल h। टोटल हाइट कितनी दी है 60 मीटर्स, तो ये कितना आ जाएगा 60 - h। बच्चों यहां पर भी कुछ बच्चे ना जल्दीबाजी में h - 60 कर देते हैं, ये मत करना आप बस, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है ना कि h - समथिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये एक फ्लो बन जाता है कि h - समथिंग कर दिया ना। यहां पर क्या होगा 60 - h, और यहां पर क्या आ गया बच्चों x, और यहां पर भी क्या आ गया x। बात समझ में आ गई सबके, क्लियर हुआ आप लोगों को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो नहीं रहा हूं बट दिखा जरूर रहा हूं आपको कि क्या है। चलो 21 ही करेंगे आज क्वेश्चन, शगुन के 21 क्वेश्चन करके जाएंगे, 20 नहीं करेंगे आज हम। कितने करेंगे 21 क्वेश्चन, अभी 2 बजने में 3 मिनट है भी। A man standing on the deck of the ship which is 10 meter above the water level, he observes that the angle of elevation of the top of the hill is 60 and the angle of depression of the base of the hill is 30. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, आया। कह रहे द मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप। अब पहले तो भैया पूरा डायग्राम बनाएंगे बढ़िया करके। ये शिप है, यहां पर ये h मीटर अबव है ना, 10 मीटर अबव है। कितना मीटर अबव है 10। द वाटर लेवल ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60। यहां पर कोई हिल है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। बना दो भैया 60 डिग्री। फिर कहता है ये द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल 30 आ गया। ये कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। एक तो ये आपसे एक्स पूछ रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच की, और एक आपसे इसकी टोटल हाइट पूछ रहा है। अब बच्चों इस बार ये 10 मीटर गिवन है, बोलो तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। ये कितना बचेगा जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। h - 10 या 10 - h? क्या 10 - h बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, यार सोच समझ के बोलो, है ना, जल्दबाजी मत करो, सोच समझ के बोलो। टोटल हाइट h है, ये 10 है, तो क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा बच्चों h - 10। आगे की कहानी कर लोगे। ये 1060 है, ये पूरा क्या हो गया x, ठीक है, ये भी पूरा क्या हो गया x। तो एक बार आप इस वाले में यूज करोगे 1060 और इसमें क्या यूज करोगे 1030, ये आपका ऑल्टरनेट से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 21 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन आइलैंड वाला है, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आज आपके 21 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आर डी शर्मा के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। मतलब किस्मत अगर अच्छी है आपकी तो इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो प्रॉपर एंड तक करेंगे, प्रूविंग क्वेश्चंस भी करेंगे, जबकि वो सिलेबस में नहीं है। मैं आप सबको क्लियर बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रूविंग क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रूविंग। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट हो जाएगा, डोंट वेरी फॉर दैट। ठीक है, वो बोर्ड्स में भी नहीं आते हैं, बोर्ड्स में सिर्फ एंगल्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं, बट प्रूविंग से रिलेटेड आ सकते हैं, तो इसलिए प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी हम आपको जरूर कराएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को आज ये क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिए। कहीं पे कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख के इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से वीडियोस को देखें और जहां कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आए उस पर्टिकुलर पार्ट पे एक स्क्रीनशॉट ले लें या टाइम लिख के बता दें कि सर आप इस वाले पर्टिकुलर टाइम में क्या बताना चाह रहे हैं। वो बात आप मेरे को पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर योर हाफ ईयरलीज एग्जाम। बाय बाय।